नमस्कार। एक सवाल है, क्या कविता सिर्फ दिल से निकलती है या उसके पीछे कोई दिमाग, कोई विज्ञान भी हो सकता है? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक प्राचीन काव्य विज्ञान ने हिंदी साहित्य के एक पूरे दौर की शक्ल ही बदल दी। तो सवाल यही उठता है, क्या बेहतरीन कविता बस एक अचानक आया हुआ ख्याल है या फिर उसे किसी तय नियम और फॉर्मूले के हिसाब से बनाया भी जा सकता है? देखिए, कविता को एक साइंस की तरह देखना सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? लेकिन भारत में ये सोच, ये परंपरा सदियों पुरानी है और इसी सोच ने कविता लिखने और उसे समझने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। इस रिश्ते को आप यूं समझिए कि एक तरफ एक प्राचीन सिद्धांत था, एक थियोरी, काव्यशास्त्र, जो एक ब्लूप्रिंट की तरह था, और फिर उस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करके एक शानदार इमारत खड़ी की गई। वो थी रीतिकाल की कविता। एक कारण और दूसरा उसका नतीजा। तो चलिए, पहले इस ब्लूप्रिंट को ही समझते हैं, जिसे हम काव्यशास्त्र के नाम से जानते हैं। आप इसे कविता की रेसिपी बुक भी कह सकते हैं। काव्यशास्त्र असल में वो विज्ञान है जो ये बताता है कि भाई कविता को असरदार और खूबसूरत बनाता क्या है। मतलब ये कविता की आत्मा यानी उसके इमोशन से लेकर उसकी बाहरी सजावट यानी अलंकार तक हर चीज का विश्लेषण करता है। एक पूरा का पूरा सिस्टम था। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक ऐसी परंपरा थी जिसे सदियों तक भरत मुनि से लेकर मम्मट जैसे बड़े बड़े आचार्यों ने सींचा और संवारा। हर किसी ने इसमें कुछ नया जोड़ा और कविता की कला को और भी सटीक नियमों में बांध दिया। तो इस ब्लूप्रिंट में था क्या क्या? देखिए, काव्यशास्त्र ने कवियों को एक पूरा ढांचा दे दिया। इमोशन या फीलिंग जगाने के लिए रस के सिद्धांत थे, भाषा को सजाने के लिए अलंकार थे और एक खास स्टाइल या रीति में लिखने के लिए भी नियम थे। ये एक तरह का पोएटिक टूल किट था। तो ठीक है, ब्लूप्रिंट तो तैयार था, लेकिन अब सवाल ये था कि इस पर इमारत कौन बनाएगा। और यहीं से हिंदी साहित्य में एक नए दौर की शुरुआत होती है, जिसे हम कहते हैं रीतिकाल। ये सब हुआ करीब 1650 से 1850 के बीच। सोचिए, वो दौर था राज दरबारों का, जहां कला का मतलब था तकनीकी बारीकी, सजावट और चमत्कार। तो जाहिर है, वहां ऐसी ही कविता की मांग थी जो इन नियमों पर खरी उतरे। माहौल एकदम परफेक्ट था। तो ये रिश्ता एकदम सिक्के के दो पहलुओं जैसा है। काव्यशास्त्र ने थ्योरी दी तो रीति काव्य ने उसे प्रैक्टिस में लाया। एक था नियम तो दूसरा था उस नियम पर चलकर बनाया गया एक शाहकार। अच्छा, तो अब जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि रीति काल के कवियों ने इस ब्लूप्रिंट का असल में इस्तेमाल किया कैसे। आखिर इन सिद्धांतों को उन्होंने अपनी कविता में उतारा कैसे। तो इस दौर की कविता की पहचान क्या थी? देखिए, इसमें श्रृंगार रस यानी प्रेम और सौंदर्य का भाव सबसे ज्यादा था। भाषा को खूबसूरत बनाने के लिए अलंकारों का जमकर मतलब खूब इस्तेमाल होता था। और हाँ, नायिका भेद यानी हीरोइनों के अलग अलग प्रकार का वर्णन करना ये तो उनका पसंदीदा विषय था। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हर कवि इन नियमों को पूरी ईमानदारी से निभाता था। और केशवदास, बिहारी, देव जैसे कवि तो इस स्टाइल के मास्टर बन गए। कमाल की बात तो ये है कि उनकी रचनाएं जैसे रसिक प्रिया और बिहारी सतसई ये सिर्फ खूबसूरत कविताएं नहीं थीं, ये असल में कविता लिखना सिखाने वाली हाउ टू गाइड थी, जो नियमों को उदाहरणों के साथ समझाती थी। लेकिन जैसा हर बड़े आर्ट मूवमेंट के साथ होता है, नियमों पर इतना ज्यादा जोर देने वाली इस सोच के आलोचक भी थे। और सबसे बड़ी और तीखी आलोचना आई आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरफ से। उन्होंने इसे रीतिग्रस्त काव्य कहा, मतलब ऐसी कविता जो परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उनका मानना था कि नियमों के चक्कर में कविता की जो असली आत्मा है, जो सच्ची भावना है, वो कहीं दब कर रह गई। तो एक बैलेंस्ड नजरिया अपनाते हैं। हाँ, ये बात सच है कि इस कविता की अपनी सीमाएं थीं। ये आम आदमी और समाज के बड़े मुद्दों से काफी हद तक कटी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि इसी दौर ने हिंदी भाषा को एक क्लासिकल मजबूती दी, उसकी शब्दावली को अमीर बनाया और कविता लिखने की तकनीक को निखारा। तो आखिर में हम कह क्या सकते हैं? यही कि ये दोनों सिद्धांत और कविता अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये रिश्ता ना एक तरफा नहीं था। काव्यशास्त्र ने रीति काव्य को एक ढांचा, एक शक्ल दी, तो बदले में
रीति काव्य ने उन सूखे किताबी सिद्धांतों में जान फूंक दी, उन्हें एक जीती जागती आवाज दी। जैसे शरीर के बिना आत्मा और आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या नियम किसी कला को और सुंदर बनाते हैं या फिर उसे एक पिंजरे में कैद कर देते हैं?